हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर इरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें लेक्चर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 4 में मैं आपको पढ़ाऊंगी आयोनाइजेशन एनर्जी। पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने आपको टॉपिक कवर करवाए हैं वो कौन कौन से एक बार देख लीजिए। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कैसे आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करोगे, उनका ग्रुप, उनका पीरियड या किस ब्लॉक के हैं, एस पी डी एफ ब्लॉक में से। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपको 4 पढ़नी है। कौन कौन सी? एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फोर्थ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने एटॉमिक रेडियस को लास्ट लेक्चर में कवर किया है पूरा। अगर आपने नहीं देखा ये वाला लेक्चर एटॉमिक रेडियस वाला, मैंने सबके बारे में बताया था। कोवेलेंट रेडियस है आपकी, आयनिक रेडियस है, वंडरवॉल रेडियाई है, और साथ में मैंने आपको मेटेलिक रेडियस के बारे में भी बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जरूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल है। हर टाइप का क्वेश्चन, जिस जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, एक्सेप्शनल केस कौन से हैं, उनका रीजन क्या है, वो सब हमने डिस्कस किया है। वो एक लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की। मैं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बता रही हूँ। सेकंड जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए यहाँ पर, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। क्या ये? अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है? गैसियस स्टेट में एटम है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? जिस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ना ही अट्रैक्शन ना रिपल्शन, बिल्कुल एक अकेला एटम रखा हुआ है, उसका उस पर दूसरे एटम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा ना रिपल्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए ये आइसोलेटेड गैसियस एटम कहला रहा है। अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे किसी भी एटम में से, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, ये एटम है, यहाँ पर आपने उसकी आउटर मोस्ट शेल लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, उसको आपने निकाला इलेक्ट्रॉन को, तो आपको जो एनर्जी देना पड़ेगी वो क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो तो ये प्रोसेस क्या है आपकी? एंडोथर्मिक एनर्जी देते हैं, हमेशा एंडोथर्मिक होगी, चाहे फर्स्ट आयोनाइजेशन हो, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो, ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। चलिए देखिए, अब यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर हमारे पास एटम, सोडियम एटम है, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर कैटायन बना Na+। जो इलेक्ट्रॉन आपने निकाला सोडियम एटम में से, इलेक्ट्रॉन निकाला आपने उसकी आउटर मोस्ट शेल में से, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकाला, उसके लिए आपको जो एनर्जी देना पड़ेगी उसे आप क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर एक्स, कोई हमारे पास एलिमेंट एक्स, उसमें से हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक्स प्लस बन गया। आपको पता है जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी भी एटम में से तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कैटायन बन जाता है। तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर यहाँ पर एक्स पर +2 चार्ज, प्लस था पहले से ही, फिर प्लस और आ गया तो +2 हो गया। फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो x+3। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। x से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कैटायन बना x+, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकाला इसी में से, फिर ये इस x+2 में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो x+3 हमें मिला, तो ये क्या हो गया? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक्स के पास प्रोटॉन कितने हैं? 10 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या निकल कर आ रहा है? एक्स के पास 10/10। राइट। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है? ये एटम है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है।
अब ये 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहे हैं, आराम से पकड़ रहे हैं। एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा तो अभी अच्छे से पकड़ के रख लेगा। अट्रैक्शन हो रहा है, पकड़ कर रख रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब भी अट्रैक्शन होता है तो साइज डिक्रीज होता है। जब भी अट्रैक्शन होगा, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो इनमें अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा तो साइज कम होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता चला जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर X प्लस के पास कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने हैं, यहाँ पर ये 10 थे और यहाँ पर ये 9 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 10, इलेक्ट्रॉन अब 8 रह गए। अब यहाँ पर देखिए ये X+2 X प्लस और X के पास, राइट। अब मैंने आपको बताया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहे हैं, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा साइज कम होगा। खींच के रख रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं, अगर पकड़ के किसी चीज को आप रखोगे तो उसका साइज कम होता है अट्रैक्शन से। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 10 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ कर रख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर 10 प्रोटॉन को 9 इलेक्ट्रॉन पकड़ के रख रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये है 10 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ कर रख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 10 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9। ये X है, ये X प्लस है। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से समझ लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लोगे आप तो आपका काम हो जाएगा, फिर बार बार कॉन्सेप्ट जो है उसको सीखने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही काम हो जाएगा। 10 प्रोटॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर X+2 में। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको वैसे भी मैंने पहले बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है साइज, मैंने आपको बताया 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आराम से पकड़ के रख रहे हैं, 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से पकड़ के रखेंगे। और अगर यही 10 प्रोटॉन से कहा जाए कि आप अब 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखो तो ये और अच्छे से पकड़ लेंगे, टाइट करके पकड़ लेंगे, कम रह गए ना इलेक्ट्रॉन अब। और प्रोटॉन तो हमेशा ही 10 है, 10 प्रोटॉन है, तो हो क्या रहा है, साइज डिक्रीज होगा। +2 चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, प्लस चार्ज, प्लस में कैटायन में प्लस में मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब साइज डिक्रीज हो रहा है। और वैसे भी आपको पता है प्रोटॉन इस केस में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे, इस केस में, क्योंकि यहाँ पर 10 प्रोटॉन है, बस 8 इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ के रखना है, तो बहुत अच्छे से पकड़ के रखेंगे। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि अब जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रख रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपकी ज्यादा होगी इस केस में। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो केस है ये IE1 है, ये IE2 है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, ये IE3 है, सबसे ज्यादा होगा आपका IE3 होगा, फिर IE2, फिर IE1। क्लियर हो गया ये पॉइंट। और साइज किसका कम होगा, कल मैंने आपको बताया था साइज किसका कम होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज का रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कैटायन पर तो साइज कम होता है, ये छोटे साइज का होगा, ये और बड़े साइज का होगा, ये सबसे बड़े साइज का होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर आप साइज से रिलेट करोगे तो कैसे रिलेट करोगे, साइज अगर आपका ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, 1 साइज। साइज अगर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यहाँ पर साइज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे कम निकल कर आ रही है। साइज से भी रिलेट कर दिया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है ये प्रोटॉन अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ये Z इफेक्टिव से भी मैंने आपको यहाँ पर रिलेट कर दिया।
जेड इफेक्टिव देखिए यहाँ पर, जेड इफेक्टिव 1, जेड इफेक्टिव 2, जेड इफेक्टिव 3। जेड इफेक्टिव क्या है? यही तो है, प्रोटॉन जितने अच्छे से अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव थर्ड ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव 2 से। ये वाला ऑर्डर सेम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का और जेड इफेक्टिव का ऑर्डर सेम है। ठीक है, अगर आप जेड इफेक्टिव में कंफ्यूज हो रहे हो तो लास्ट लेक्चर देखना, वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया था। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिग्मा क्या है? स्टेटर कांस्टेंट, जिससे रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसे सिग्मा कहते हैं। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसकी वजह से आता है ना। रियल में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सिग्मा की वजह से कम हो जाता है, बट जो प्रोटॉन के खींचने की टेंडेंसी होती है वो जेड बताता है। ये रियल टेंडेंसी है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप समझ लेना लास्ट लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाली बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। IE1 इज लेस देन IE2, ये भी कम होता है, IE3 सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, ये जो एनर्जी कहलाती है ये सक्सेसिव एनर्जी कहलाती है। अगर आप किसी भी एटम में से, कोई भी एलिमेंट है उसका एटम है, आप उसमें से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 ये होता जाता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते हो एटम के अंदर से। तो इससे आप क्या कहते हो? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वो ऑलवेज करेक्ट होगा। ये डिपेंड नहीं करता कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, वो किसके लिए देखते हो? जब डिफरेंट एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो, उसमें से ही आप क्या कर रहे हो? सेम एलिमेंट के एटम में से इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकाल रहे हो, तो वो सक्सेसिव एनर्जी कहलाती है। उसमें हमेशा ऑर्डर यही रहेगा। अगर IE5 होता तो सबसे ज्यादा IE5 का, फिर IE4 का, फिर IE3, IE2, IE1। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? हर बार एक ही कॉन्सेप्ट है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता चला जा रहा है, प्रोटॉन का नंबर तो सेम है बट इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता चला जा रहा है। आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते चले जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता चला जा रहा है, तो वो क्या करेगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से पकड़ के रखेगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता चला जा रहा है तो प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से पकड़ के रखेगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को टाइटली करके पकड़ के रख रहा है। जब आप उसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे या आयन में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो मुश्किल से निकाल पाओगे, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। IE5 का ज्यादा होगा, IE6 होता तो उसकी और भी ज्यादा होती। ऑर्डर सेम रहेगा अगर सेम एटम है, सिमिलर एलिमेंट में। जेड इफेक्टिव का भी मैंने आपको बता दिया, जेड इफेक्टिव पूरी बात बता दी, इसका ऑर्डर भी सेम रहेगा, अभी एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी की? यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अब मैं आपको ये बता दूं कन्वर्जन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसके इक्वल होती है? 96.4 किलो जूल पर मोल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आपको 1 में दिया है, ये कैलोरी में पूछा है, किलो कैलोरी पर मोल में, तो ये 23.1 किलो कैलोरी पर मोल होगी। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा यूनिट कन्वर्जन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स भी तो होंगे, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस में ये फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो कोवलेंट रेडियस हो, आयनिक हो, या मेटेलिक हो, या वंडरवॉल रेडियाई हो, कोई भी रेडियस हो। तो इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी में फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसको? आयोनाइजेशन एनर्जी को। चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट है जेड। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतनी ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा।
मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, खींच के रखेगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये इंक्रीज हो गई। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z कैसे निकालोगे? अगर नॉर्मल एटम है या कैटायन है या एनायन है तो उसमें Z की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन में, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, सेम रहेंगे, चाहे कैटायन हो या एनायन हो या न्यूट्रल एटम हो। चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का नंबर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर ही चेंज होगा। सेकंड देखिए, Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होता है उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। Z इफेक्टिव क्या है? मैंने आपको अभी बताया था, चलिए एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सपोज यहाँ पर न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन है? 10 ही मान के चलते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ये 10 प्रोटॉन है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। एक शेल और बना रही हूं मैं यहाँ पर, ये एक शेल और बना दिया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। राइट, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये 10 प्रोटॉन है, ये क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेंगे अपनी तरफ, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गया? तो ये दोनों को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन हो क्या रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है दोनों, तो रिपेल करेंगे, धक्का मारेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये दूर जाएंगे, न्यूक्लियस के इफेक्ट से दूर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। बट ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसको दूर भेजने की कोशिश कर रहा है। हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन की, इसी की तो बात करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहा है इसको, बट ये क्या कर रहा है? ये अट्रैक्शन लगा रहा है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे अपना अट्रैक्शन लगा रहा है। जितना अट्रैक्शन लगा पाता 10 प्रोटॉन का, 10 प्रोटॉन या 20 प्रोटॉन या 30 कितने भी हो सकते हैं, हमने 10 प्रोटॉन को एग्जाम्पल ले लिया है। तो 10 प्रोटॉन को जितना अट्रैक्शन लगा पाता लगा नहीं पा रहा, लगा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में रिपल्शन आ गया है इन दोनों इलेक्ट्रॉन का, आपस में रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपल्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा, स्लेटर कांस्टेंट सिग्मा रिप्रेजेंट करता है। और जितना ये लगा पा रहा है, ये न्यूक्लियस इस सिग्मा को हटाकर जितना अट्रैक्शन लगा पा रहा है, उसे आप क्या कहोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इतना लगाना चाह रहा था, Z के बराबर 10 प्रोटॉन के बराबर लगाना चाह रहा था इस इलेक्ट्रॉन पे, बट सिग्मा की वजह से नहीं लगा पाया, तो Z माइनस सिग्मा कितना लगा पाया? Z इफेक्टिव के बराबर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये सिग्मा है, अगर सिग्मा ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मार रहा है तो ये दूर जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दूर जाएगा, दूर जाएगा तो उसको निकालना आसानी से, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी कम देना पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों एनर्जी कम देना पड़ रही है? क्योंकि आपको पता है ये न्यूक्लियस से जब दूर जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा है, दूर जाएगा इसके इफेक्ट से, तो इस पर अट्रैक्शन भी तो कम लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इसको निकालना इजीली आप निकाल लोगे, कम एनर्जी देकर भी आप इसको निकाल लोगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अगर सिग्मा ज्यादा हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ देखो सिग्मा अगर बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर Z इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ये अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्ट करेगा। तो अब आपको निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी दोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो रही है। अब आपको ये तो पता ही है, अगर शेल बढ़ रही है लगातार, शेल का नंबर बढ़ रहा है, ये शेल का नंबर बढ़ता चला गया, यहाँ पर ये बढ़ता चला गया,
तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, शेल का नंबर या एन की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है, ऐड होते चले जा रहे हैं। तो अब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन कम होगा। भाई कोई चीज आपके पास होगी तो उस पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना, अगर दूर चली गई तो अट्रैक्शन कम होगा, तो इसको निकालना आसान होगा। कम एनर्जी देकर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एन बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है मैंने आपको। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्लियर हो गया? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने एक एक बात बता दी है। तो यहाँ पर ये भी हो गया स्लेटर कांस्टेंट एंड शेल। इसे आप कहते हो शेल। शेल अगर इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई, अट्रैक्शन कम हो गया, कम एनर्जी देने पर भी आप निकाल लोगे उस इलेक्ट्रॉन को, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम आएगी। फिफ्थ देखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, क्लोजनेस टुवर्ड न्यूक्लियस। क्या होता है, क्लोजनेस टुवर्ड न्यूक्लियस। SPDF ये क्या है, सबशेल्स होती हैं। होता ये न्यूक्लियस है, एस इसके पास होगा, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है, ये डी है, ये SPDF सब शेल्स होती हैं, SPD एंड F। तो जो एस सब शेल है आपकी वो न्यूक्लियस के पास है। जो न्यूक्लियस के पास है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो न्यूक्लियस के पास है एस सब शेल, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा। तो एस में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगी, तब आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट कहलाता है क्लोजनेस टुवर्ड न्यूक्लियस। एस न्यूक्लियस के पास है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एफ दूर होता है, एस नियरेस्ट होता है। देखिए जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है ये वाली, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। राइट, यहाँ पर ये एस है, फर्स्ट में तो एस होता है, सेकंड में एस और पी। तो यहाँ पर ये एस पी मिलेगा आपको सेकंड शेल का। यहाँ पर देखिए SPD, थर्ड शेल में एस होता है, पी होता है, डी। एस फिर पी फिर डी फिर एफ फोर्थ शेल में। तो यहाँ पर ये इस तरह से होते हैं। सिर्फ अगर आप SPDF रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पर देखो थर्ड शेल के लिए या फोर्थ शेल के लिए देख लेते हैं, एस नजदीक है, उसके बाद पी है, फिर डी है आपका, फिर एफ है। ठीक है, SP फिर डी फिर एफ। ये डिस्टेंस पे है, यहाँ पर ये दूरी बढ़ रही है न्यूक्लियस से, ऐसे। समझ गए अब आप? अब देखिए यहाँ पर, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर ये बेरिलियम है और यहाँ पर बोरॉन है। तो यहाँ पर आप पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसे समझोगे वो देखिए। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलेगा एस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या पी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या डी में इलेक्ट्रॉन या एफ में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बेरिलियम है। बेरिलियम में आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर 1s2 एंड 2s2। बोरॉन देखिए यहाँ पर 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट किसमें लग रहा है, क्लोजनेस टुवर्ड न्यूक्लियस। कौन है यहाँ पर, ये एस का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये पी का है। तो पी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर एस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एस जो है वो न्यूक्लियस के पास है, क्लोजेस्ट है, तो इसको निकालना मुश्किल होगा। तो इसको निकालने के लिए, एस के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होगी। इसी तरह मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मैग्नीशियम देख लीजिए, एक मिनट। चलिए यहाँ पर सेकंड देखिए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम।
मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में से कौन होगा? यहाँ पर ये 1s2 है, यहाँ पर ये 2s2, 2p6 एंड 3s2। ये मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उतना ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब एल्युमिनियम देखिए, 1s2 13 है, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s कितना हो गया, 2, 3p1। एल्युमिनियम है ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन ही तो निकालते हैं, और यहाँ पर s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। s का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि s जो है उसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है, s न्यूक्लियस के पास है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा है एल्युमिनियम से। अब देखिए यहाँ पर जो 6 है, 6 पॉइंट वो क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, बेरिलियम और बोरॉन में से बेरिलियम का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में से किसका ज्यादा हो रहा है, मैग्नीशियम का। क्या कॉन्सेप्ट लगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर s के इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर p के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर s के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर p के इलेक्ट्रॉन है। 6 देखिए, अब आप हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था जब आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया, 5 लेक्चर है उसके, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है। मैंने आपको बताया था हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल एटम के पास उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं। 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पर p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है, 1, 2, 3। कैसे फिल्ड करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग, अफबाउ रूल है, पाउली है, हुंस रूल, ये सब मैंने आपको बता दिया है पहले। अब ये हाफ फिल्ड है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो इस तरह फिल्ड हो जाएंगे ऑर्बिटल, सबको एक एक करके भरेंगे। 3 ऑर्बिटल है, पहले एक एक करके भर दो, फिर उसके बाद पेयरिंग करवाओ। 3 है, 3 भर गए, पेयरिंग का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ये क्या है, हाफ फिल्ड। मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक्सचेंज एनर्जी, इसके बारे में, सबके बारे में बताया था, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का क्या है, 8 है। जैसे ये 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आएगा, p का 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर ये हाफ फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड तो ये है नहीं, ये वाला हाफ फिल्ड है, क्योंकि 6 के आधे करोगे तो 3 होगा, यहाँ पर 4 थोड़ी होता है। मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सब शेल में, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन ही तो भर सकते हो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। s में मैक्सिमम 2 भरते हैं इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात याद होना चाहिए, अभी तक याद हो जानी चाहिए थी, ठीक है। जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो नाइट्रोजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन अभी निकलवाया है, वो कैसा था, हाफ फिल्ड, 1s2, 2s2, 2p3। ये हाफ फिल्ड है। यहाँ पर देखिए 1s2, 2s2, 2p4, 7 एंड 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी नाइट्रोजन की। इसकी फुल फिल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन की। अब देखिए, यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फास्फोरस और सल्फर है। फास्फोरस में भी सेम कंडीशन, हाफ फिल्ड वाली, और ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है सल्फर, तो यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा, मतलब लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, चलिए मैं लिख देती हूँ, यही निकल कर आएगा, आप निकाल कर देखना। यहाँ पर p में 3 आएंगे और यहाँ पर p में 4 आएंगे,
तो यहाँ पर हाफ फिल्ड है, पी में 3 है, तो फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह आर्सेनिक, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सब एक ही फैमिली के हैं, ये P3 आएगा, ये 2 है, ये 3P है, ये 4P आएगा। इसी तरह यहाँ पर ये 2P है, ये 3 एंड ये 4P आएगा। तो यहाँ पर ये 3P इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो 15th ग्रुप के एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन फैमिली वाले मेंबर की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे? ऑक्सीजन फैमिली वाले मेंबर से। एडजेसेंट एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर करवा रहे हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक एंड सेलेनियम। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली जो है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेती है, P3 है, राइट। तो मैंने आपको ये सब बता दिया, सारे इफेक्ट के बारे में बता दिया। यहाँ पर 6 पॉइंट में कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अलग अलग ट्रेंड जाता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर या टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जाने पर अलग अलग ट्रेंड होता है। किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी का। किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो वो ट्रेंड हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए इन पीरियड। पीरियड में बात कर लेते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, मेरे हिसाब से ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो आप ऐसे जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में। आप अपने हिसाब से सोच लेना। पता चला मेरे हाथ जो मिरर इमेज है वो गलत बन रही है ना। आप अपने हिसाब से देखना, अपना लेफ्ट देखना, अपना राइट हैंड देखना, फिर ऐसे करके करना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में देखो, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर ये लेफ्ट है एंड ये राइट है। अब सही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ये आपको पता ही है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन पड़ेगा। अट्रैक्शन ज्यादा पड़ेगा तो वो उसको पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा। तो अब आप उस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहोगे तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। कहाँ पर? अगर आप पीरियड में जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर होगा सब में। जनरल ऑर्डर के बारे में बात चल रही है ना। जहां जहां प्रॉब्लम आएगी वहां वहां मैं आपको बताऊंगी। अब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, डाउन द ग्रुप ऐसे करके इस तरह जा रहे हो यूं करके, तो क्या होगा? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसकी बात नहीं करते हम, शेल की बात करते हैं। शेल इंक्रीज हो रही है, शेल बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर एक शेल है हाइड्रोजन में, यहाँ पर सेकंड, ये सेकंड पीरियड है लिथियम वाला। यहाँ पर 2 शेल आ जाएंगी, 2 ऑर्बिट आ जाएंगे। शेल या ऑर्बिट बात है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑर्बिट आते चले जाएंगे। शेल लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो क्या होगा? उससे न्यूक्लियस से शेल बढ़ती चली जा रही है, तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उससे दूरी भी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो कम एनर्जी देकर भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। तो इसका मतलब क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम। तो जनरल ट्रेंड मैंने आपको बता दिया। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी अब वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पीरियड है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पीरियड की बात चल रही है कि ये क्या है? सेकंड पीरियड आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको, इस पॉइंट को समझिए। आप क्या कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, राइट। नियॉन जो है ये नोबेल गैस है। नोबेल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुल फिल्ड होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, ये देना नहीं चाहेगा, तो इसकी आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा आएगी। अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? नोबेल गैस की ही मिलेगी आपको। नियॉन है, फिर आर्गन, क्रिप्टन, इनकी अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता।
ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्यों देगा अपना इलेक्ट्रॉन किसी को, राइट। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, बेरिलियम बोरॉन में जनरल ट्रेंड जो है वो ये होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, बेरिलियम और बोरॉन में, और नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, इन दो जगह प्रॉब्लम आती है। क्यों आएगी, देखिए बेरिलियम और बोरॉन में क्या लगता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पर कौन सा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो यहाँ पर ये दो प्रॉब्लम है, बेरिलियम बोरॉन के साथ और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, ये जो इफेक्ट लगता है ये एडजेसेंट एलिमेंट के साथ ही लगता है, सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क आएगा। ऐसा नहीं है कि बेरिलियम जो है वो आगे निकल जाए, कार्बन से भी आगे निकल जाए या नाइट्रोजन से आगे निकल जाए, ऐसा नहीं होता, बोरॉन से ही आगे निकलेगा। या हाफ फील्ड का इफेक्ट लग रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो सिर्फ अपने एडजेसेंट वाले से ही आगे निकलेगा, ऑक्सीजन से आगे निकलेगा। ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन से भी आगे निकल जाए, दो से आगे नहीं निकलेगा, सिर्फ एक से, अपने एडजेसेंट से आगे निकलेगा। सिर्फ एक एलिमेंट का ही डिफरेंस आता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट हो चाहे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर, तो ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, किसका, नाइट्रोजन का। और बेरिलियम का क्या आ रहा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है, एस में इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2, एस में दो इलेक्ट्रॉन है, एस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, वो न्यूक्लियस के पास है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है, निकालना मुश्किल होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है, एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा। क्यों पकड़ के रख रहा है मजबूती से, क्योंकि वो पास में है, पास में अगर कोई चीज है तो उसको आप बहुत आराम से पकड़ लोगे, टाइटली पकड़ लोगे। तो न्यूक्लियस एस के इलेक्ट्रॉन पकड़ के रख रहा है सब शेल के, तो उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, अपने पीरियड के एक एलिमेंट से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर आ रहा है, ये बोरॉन है, ये बेरिलियम है, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पर P3 होता है, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर P3 होने की वजह से, और ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया 2p4 होता है लास्ट में। तो यहाँ पर ये हाफ फील्ड है, तो ये ऑक्सीजन से आगे निकल जाएगा। यहाँ पर बेरिलियम बोरॉन से आगे निकल गया, देखिए यहाँ पर ये बेरिलियम बोरॉन से आगे निकल गया, और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे निकल गया। तो यहाँ पर ये ऑर्डर होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट कहाँ लग रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला इफेक्ट कहाँ लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया। हाफ फील्ड वाला नाइट्रोजन में लगेगा, पेनिट्रेशन वाला बेरिलियम में लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सेम काम थर्ड पीरियड के साथ हो रहा है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम का ज्यादा होगा एल्युमिनियम से, और फास्फोरस का ज्यादा होगा सल्फर से। सेम यहाँ पर फास्फोरस हाफ फिल्ड होता है, P3 होता है फास्फोरस के पास, और मैग्नीशियम में एस सब शेल का पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है, वन, यहाँ पर 1s2 2s2 था, यहाँ पर मैग्नीशियम में 3s2 आ जाएगा, और एल्युमिनियम के पास क्या आएगा, 3p1 आ जाएगा लास्ट में। ये P है, ये S है। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ पीरियड में भी देखिए, यहाँ पर गैलियम और कैल्शियम में लग रहा है, और यहाँ पर किस में लग रहा है, आर्सेनिक और सेलेनियम में। अब ये जो इफेक्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट और हाफ फिल्ड वाला इफेक्ट, ये तीन सीरीज में लगेगा। आगे की जो फर्स्ट थर्ड सीरीज है, आगे की तीन सीरीज उनमें ही लगेगा, इनमें ही लगेगा। बाद में जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ेगा। ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ, और ये सिक्स पीरियड है ये। ठीक है, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो गया पूरा पीरियडिक टेबल का। यहाँ पर मैंने आपको बता दी, ये जनरल ट्रेंड चलेगा फिफ्थ और सिक्स के साथ, और यहाँ पर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा दें, अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको इजी रहेगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे।
पूरा मैंने आपको बता दिया एक ही बार में सारे पीरियड्स के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पर, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जाने पर क्या होता है, शेल इंक्रीज हो रहे हैं, शेल के नंबर इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है। दूर होता चला जाएगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो कम एनर्जी देने पर ही आप उस इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, शेल नंबर इंक्रीज होता है, शेल नंबर इंक्रीज होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। यहाँ पर साइज इंक्रीज होता है, साइज से भी आप रिलेट कर सकते हो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब देखिए साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि शेल इंक्रीज होता चला जा रहा है तो साइज भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, वेरी सिंपल। अब फर्स्ट देखिए एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में आपको पता है यहाँ पर ये एस ब्लॉक है ये वाले, और यहाँ पर ये पूरा पी ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, डी ब्लॉक है। एस ब्लॉक ये है दो ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक है ये वाला। एस ब्लॉक कितने हैं यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड वाले, ये थर्ड वाला नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है, यही दो हैं बस। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी ब्लॉक है, और यहाँ से लेके ये पी ब्लॉक है, ये पूरा एफ ब्लॉक है। अब देखिए यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, एल्कलाई मेटल्स। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से एफ 4f स्टार्ट हो जाता है, 4f के 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, बीच में यहाँ पर होंगे और यहाँ पर होंगे, मतलब सीजियम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फ्रेंसियम तक आते आते 4f 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, 4f की पुअर शील्डिंग होगी, क्या होगी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, और उससे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह बेरियम और रेडियम में देखिए, बेरियम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे ही रेडियम में आए तो 4f 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो यहाँ पर फ्रेंसियम और रेडियम इन दोनों में क्या होगा, 4f 14 की वजह से क्या होगा, 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, मैम सीजियम में फिर फ्रेंसियम में, सीजियम में 4f 14 क्यों नहीं होंगे, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्यों नहीं लग रहा, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये फ्रेंसियम है, ये रेडियम है, आपको पता है यहाँ पर ये जो है, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड, सिक्स पीरियड ये लेंथिनम है और ये हाफनियम है, यहाँ पर 4f14 में इलेक्ट्रॉन भर गए, 4f14 एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये वाले, ये 4f14 तक ये वाले इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब क्या हो रहा है, ये हाफनियम आ गया, फिर ये TaWReOS ये सब आ गए, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर लौट के फ्रेंसियम पे आएंगे। अब जब फ्रेंसियम पे आए तो 4f14 इलेक्ट्रॉन भर चुके थे, यहीं से ही भर चुके थे हाफनियम में, हाफनियम तक चले तो ये भरते हुए ही चले जाएंगे, यहाँ पर 4f14 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, बट सीजियम में आपको नहीं मिलेंगे। सीजियम में क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से सीजियम के बाद लेंथिनम के बाद ही तो भरा है, तो सीजियम में 4f14 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, बेरियम में भी 4f14 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से फिल हुए हैं, कहाँ से फिल हुए हैं, यहाँ से बीच से फिल हुए हैं, क्या 4f14 इलेक्ट्रॉन, राइट। जब एफ आया ही नहीं तो पुअर शील्डिंग थोड़ी लगेगा सीजियम और बेरियम में, यहाँ पर तो लगेगा नहीं, लगेगा कहाँ से, फ्रेंसियम में और रेडियम में, यहाँ डाउट होता है, समझ गए कैसे लगा। और यहाँ पर देखिए अभी हम थैलियम की भी बात करेंगे, बोरॉन फैमिली में थैलियम है, तो थैलियम से भी भरता हुआ चला गया, यहाँ पर 4f14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये भरते हुए चलेगा, ये थैलियम में भी आपको 4f14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पर लेड में पीबी कार्बन फैमिली का मेंबर है, यहाँ पर भी 4f14 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, यहाँ पर ये 14 इलेक्ट्रॉन ये सब इसमें भरे रहेंगे, यहाँ पर फिल रहेंगे, ये आपको मिलेंगे, यहाँ पर फिर 5f स्टार्ट हो जाएगा, 4f भी भरा होगा और 5f भी ये पूरा फिल होगा, समझ गए।
चलिए, अब आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, बहुत अच्छे से बता रही हूँ, एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, ऐसे कोई बताता नहीं है। फिर सोचते ही रह जाना है, बैठे बैठे डाउट ही रहेगा कि अरे वो कैसे आ गया, 4F कैसे आया, उधर से कैसे फिल हुआ, एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट कैसे लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, रेडियस, ये सब सोचते ही रह जाओगे। सोचना नहीं है, काम हो गया आपका, बस यहाँ से समझ गए। यहाँ से 4F14 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ये सब में बढ़ते चले जाएंगे यहाँ तक। 4F14 थे, अब यहाँ पर 5F14 भी हो जाएगा, ये सब बढ़ते चले जाएंगे। इन ग्रुप देखिए यहाँ पर फ्रेंसियम और रेडियम, समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंसियम एंड रेडियम को, बीच में क्या हुआ, 4F14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होगा, यहाँ पर फिल होगा, फ्रेंसियम और रेडियम में। अगर 4F आ रहा है तो उसका ही तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट, आपको पता ही चल गए, एक बार रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको ग्रुप में एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रही हूँ। आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप हैं, एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पर ये आपको दो सीरीज मिल गई। अब देखिए यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे आप, टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप में तो यहाँ पर क्या होता है, शेल इंक्रीज होता है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, रीजन बता दिया है मैंने आपको पहले ही, यहाँ पर मैंने आपको रीजन भी बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का, फिर सोडियम का, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब यहाँ पर देखिए जब हम ऑर्डर देखते हैं तो होता क्या है, लिथियम का सही है, सोडियम का भी ठीक है, ज्यादा होना चाहिए पोटेशियम से, पोटेशियम का रुबीडियम से ज्यादा, रुबीडियम का सीजियम से ज्यादा। बट होता क्या है, सीजियम का फ्रेंसियम से ज्यादा नहीं होता, अब फ्रेंसियम का ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि 4F सब शेल की क्या होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है 4F सब शेल का। यहाँ देखो फ्रेंसियम है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंसियम का, 87 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप फिल करोगे तो यहाँ पर 4F14 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4F14, यहाँ पर 5D10, 6P6 और यहाँ पर 7S ये आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए शील्डिंग इफेक्ट देखोगे तो कैसे देखोगे, वो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये आपको पता है ये आपका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ये शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पर देखिए ये 7S है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 4F, 5D एंड 6P। यहाँ पर 4F14 इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पर 4F14 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस के में क्या हो रहा है, 14 प्रोटॉन बढ़ गए, यहाँ पर 14 प्रोटॉन बढ़ गए, 14 इलेक्ट्रॉन आए उतने ही प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 14 प्रोटॉन बढ़ गए। अब न्यूक्लियस क्या करता है, इस पर अपना अट्रैक्शन डालेगा, 4F14 के इलेक्ट्रॉन पर अपना अट्रैक्शन डालेगा, 4F की, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर मैंने आपको बताया है, शील्डिंग इफेक्ट, इसका ऑर्डर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है लास्ट लेक्चर में। सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, समझाया भी है। सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। डी का क्या होता है, पुअर होता है, और एफ का तो और भी ज्यादा पुअर होता है। एफ का क्या होता है, और भी ज्यादा पुअर होता है, वेरी पुअर। तो यहाँ पर डी की वजह से स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन बताया था कल, एफ की वजह से क्या बताया था, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बताया था। ऑर्डर ये है, इन दोनों का पुअर होता है शील्डिंग इफेक्ट। अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस पर अपना इफेक्ट डाल रहा है, अट्रैक्शन डाल रहा है 4F के इलेक्ट्रॉन पर। 14 प्रोटॉन एकदम से बढ़े क्योंकि यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन आए, अट्रैक्शन डाल रहा है 4F पर, 4F की पुअर शील्डिंग है, तो ये इसका अट्रैक्शन 5D के इलेक्ट्रॉन्स पर भी पड़ेगा, 5D शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर भी पड़ेगा। बट 5D में डी की भी शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर होती है, एफ की पुअर होती है, डी की भी पुअर होती है, एफ की ज्यादा पुअर होती है। अब क्या हुआ, अब इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है,
6p और 6f के यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का 14 प्रोटॉन एकदम बड़े हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इसका अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है अट्रैक्शन होता है वो s इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएगा। s का एक इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो जाएगा। टाइटली बाउंड हो रहा है तो इसको निकालने के लिए अब आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तब निकाल पाओगे। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो ये क्या होती है, फ्रेंसियम की सीजियम से ज्यादा हो जाती है। फ्रेंसियम की आपकी सीजियम से ज्यादा होगी, एफआर की सीएस से ज्यादा हो जाती है। बट इतनी ज्यादा नहीं होती कि मतलब बहुत ही आगे निकल जाए, सिर्फ फ्रेंसियम की सीजियम से ही ज्यादा होगी। ऑर्डर ये आएगा, फ्रेंसियम की आपकी सीजियम से ज्यादा होगी, बाकी पूरा ऑर्डर सिमिलर है यहाँ तक। अब सेम काम क्या हो रहा है, रेडियम के साथ हो रहा है। सेम काम हो रहा है रेडियम के साथ। यहाँ पर देखिए रेडियम पर क्या है, 7s2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर f में 14 इलेक्ट्रॉन, d10, यहाँ पर p6 है और s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है, अब हम बात कर रहे हैं रेडियम की, एल्कलाइन अर्थ मैटर में रेडियम की बात कर रहे हैं। सेम काम किसके साथ हो रहा है, रेडियम के साथ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी भी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, अब जैसे यहाँ पर आपको पता है 4f14 के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन एक साथ बढ़े हैं, रेडियम में भी, एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी। नीचे रेडियम है, देखो यहाँ पर बेरिलियम की ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरियम की कम हो गई बट रेडियम की ज्यादा हो गई, एकदम बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, 4f14 का पुअर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है। सेम काम हो रहा है, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 14 प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन एफ रोक नहीं पाएगा तो ये डी तक जाएगा, डी भी नहीं रोक पाएगा तो ये 6p 6s पे लगेगा, यहाँ तक चला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली बाउंड हो जाएंगे रेडियम में। टाइटली बाउंड हो गए तो इनको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी दोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। कितनी बढ़ जाएगी, सिर्फ रेडियम के बेरियम से ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाएगी, पूरे ही आगे निकल गए, बेरिलियम से भी आगे निकल गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ देखिए यहाँ पर रेडियम से ही आगे होगा, कौन, बेरियम। यहाँ पर ये ऑर्डर है। इस तरह से मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया दोनों का। आप चाहे ऐसे याद रख सकते हो या फिर ऐसे याद रख सकते हो। अभी तक क्या हो रहा था, पेनिट्रेशन इफेक्ट हो, चाहे हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर थर्ड इफेक्ट कौन सा है, शील्डिंग इफेक्ट। इनमें सिर्फ एक एलिमेंट ही ज्यादा जा रही थी आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा नहीं है 2 4 5 एलिमेंट ज्यादा चली गई, बेरिलियम से आगे निकल गया रेडियम का, या फ्रेंसियम का लिथियम से भी ज्यादा निकल गई आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक एडजेसेंट एलिमेंट का ही फर्क आ रहा है, एक से ही आगे जा रही है। तो आप समझ गए, याद रहेगा वो आपको। नीचे वाले एलिमेंट है, सब में क्या लगेगा, 4f की पुअर शील्डिंग लगेगी, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से साइज भी कम हो रहा था और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही थी लास्ट वाले में। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पीरियड है, ये लास्ट वाले में देखना है आपको। और सिक्स वाले में कहाँ से लगेगा ये मैंने आपको बता दिया, 4f14 की फिलिंग हो रही है, फिर हाफनियम से स्टार्ट हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट लगना। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये लिखना तो आपको आ ही गया, लिखना तो आपको आता ही है ना। कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पर देखिए तरीका क्या बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, HF मैजिक, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अभी तक तो याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड है, ये सिक्स है, ये सेवंथ है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 कहाँ चला गया, ये है 5 6 7।
अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको S लिखना है तो NS और NP होता है। अगर D लिखना है तो ये N-1D होता है। अगर आपको F लिखना है तो ये 2 कम होता है N से, F। देखिए यहाँ पर 1S 2 2 2 2, अभी D नहीं आया। अब देखिए 4th पीरियड से स्टार्ट होगा D। होता तो 3 पीरियड से ही D स्टार्ट हो जाता है, बट फिलिंग करते हैं वाव रूल के अकॉर्डिंग, तो 4th पीरियड से आपका D स्टार्ट होगा एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए S और P NN 4 4, और ये एक कम 4 -1 3, यहाँ पर N-D है। देखिए यहाँ पर ये 5 5, यहाँ पर ये 4, यहाँ देखिए 6 6, ये 6 है, 5 4 4F हो गया। 6 पीरियड से 4F आ जाता है। 7th पीरियड देखिए यहाँ पर 7 7 में 7 7, और यहाँ पर ये क्या है N-1D 6D, और यहाँ पर N-2 5F। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आप इससे फिल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको तरीका बार बार बता रही हूँ, हर बार किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, राइट। इस तरह से S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन एंड F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप। बढ़ते हैं, यही आते हैं, यही ऑर्डर है। और जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है वो मैंने आपको बता ही दिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें याद नहीं रहता, जैसे 1S 2S 2P 3S 4S, फिर क्या 6 7, फिर ऐसे भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे भूल जाओगे, लेकिन अब याद रखोगे तरीके से। ट्रिक क्या है, S SP SP SDP SDP SFDP SFDP, बस इतना याद रखना है। SP के लिए NN, D के लिए N-1 एंड F के लिए N-2। किसी का भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, आराम से निकाल लोगे। सब आ जाएंगे इसमें, पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप इसका निकालना और इसका निकालना। देखो यहाँ पर S SP SP SDP SDP SFDP, यहाँ तक है SFDP, फिर S नहीं, फुल हो गया ये S1 तक। इसी तरह S SP SP SDP SDP SFDP, फिर एक S। अब देखिए यहाँ पर P ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड है, यहाँ पर P ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकाल लोगे। फिर 7th पीरियड है, वहाँ पर 4F की पुअर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4F F ब्लॉक एलिमेंट। ये मैंने आपको बता दिया है, पूरी एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चंस भी बताऊंगी, क्वेश्चन किस किस टाइप के बनेंगे वो भी बताऊंगी, ठीक है। सेकंड देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट में है ये बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम है। यहाँ पर बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए यहाँ पर बोरॉन फैमिली में इनका ये एटॉमिक नंबर है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी आपको, एल्युमिनियम और गैलियम के बीच में आएगी प्रॉब्लम, और थैलियम और इंडियम के बीच में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पर 3D आ रहा था, डी सब शेल आ रहा था, उसकी पुअर स्क्रीनिंग हो रही थी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट था, 3D आ रहा था यहाँ पर गैलियम में। और यहाँ पर इंडियम और थैलियम में 4F14 के इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो F की पुअर शील्डिंग आ रही थी। तो यहाँ पर ये लग रहा है थैलियम में और गैलियम में। तो यहाँ पर मैंने एटॉमिक रेडियस जब आपको पढ़ाया था तो ये बता दिया था 3D के बारे में। और यहाँ पर 4F की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को टाइट करके पकड़ के रखेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। अभी समझाया था मैंने यहाँ पर, इस पॉइंट को यहाँ पर समझाया था, सेम है डी में भी और यहाँ पर ये थैलियम में भी, गैलियम में भी और थैलियम में भी। देखो यहाँ पर अब बोरॉन फैमिली है, सबसे ज्यादा आपको पता है बोरॉन की होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, सबसे ज्यादा बोरॉन की होती है। फिर यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम और गैलियम में फर्क आ रहा है, और इंडियम और थैलियम में फर्क आ रहा है।
इंडियम और थैलियम में से थैलियम की ज्यादा हो गई, एल्युमिनियम और गैलियम में से गैलियम की ज्यादा हो गई। ये क्यों फर्क आ रहा है? गैलियम में क्या होता है? डी सबशेल होता है, 3d10 में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन का, देखिए यहाँ पर ये जो 14 प्रोटॉन है यहाँ पर F14 आया। अब यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस के पास कितने हो जाएंगे? 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये बोरॉन है, बोरॉन फैमिली का मेंबर है गैलियम, यहाँ पर 31 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब देखिए यहाँ पर एस एस पी एस पी एस डी पी इस तरह से निकालते हैं हम। तो यहाँ देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p, फिर यहाँ पर ये 4s 4p, यहाँ पर 3d। फिल करिए इलेक्ट्रॉन दो, यहाँ पर ये पूरे 10 हो गए, यहाँ पर 10 हो गए, फिर 10 आ गए, फिर यहाँ पर ये एक, यहाँ तक पूरा फिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 3d10। एल्युमिनियम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एल्युमिनियम को और निकाल लेते हैं। एल्युमिनियम का 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल्युमिनियम के, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p1। यहाँ पर देखिए यहाँ तक सब कुछ सिमिलर है, 3p है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। गैलियम में डी में क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से 10 प्रोटॉन गैलियम में बढ़े। उस 10 प्रोटॉन का क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस है 10 प्रोटॉन का, भाई अट्रैक्शन भी बढ़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो 4p है, डी 10 आ गए, यहाँ पर डी क्या हो गया? 10 आ गए, 3d10। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 ऐसे, यहीं पर ही क्या है? p है, 4p है, एक ही शेल में है ये सब शेल। अब देखिए यहाँ पर डी रोक नहीं पाएगा, न्यूक्लियस का जो 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो डी रोक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? आपको पता है डी की स्क्रीनिंग पुअर होता है। अब यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन है ये यहाँ तक पहुंच गया, एस और पी इलेक्ट्रॉन के पास भी पहुंच गया, एस के पास पी इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गया। अब इसमें से ये जो पी इलेक्ट्रॉन है, पी इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि अब जो न्यूक्लियस का इफेक्ट था 10 प्रोटॉन का, वो पी इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया। उसको टाइटली करके बाउंड रखेगा, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, एनर्जी देना पड़ेगी आपको ज्यादा इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पी के। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, किससे ज्यादा हो जाएगी? एल्युमिनियम से भी ज्यादा हो जाएगी। कौन? आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर डी थोड़ी है। डी होता तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता। अगर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता तो अट्रैक्शन बढ़ता, अट्रैक्शन बढ़ता तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती। बट यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा है? एल्युमिनियम से ज्यादा है। रीजन क्या है? डी की पुअर स्क्रीनिंग है। यहाँ देखिए डी की क्या है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d सबशेल। ये रीजन आपको मिल गया है ना, 3d। अब यहाँ पर देखिए थैलियम में क्या प्रॉब्लम है? थैलियम और इंडियम में, थैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा है। ऐसा क्या रीजन आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है? 4f14 की पुअर स्क्रीनिंग लग रही है ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। राइट, सेम रीजन ये लगा है, ये वाला ये बताया, ये रीजन लगा है। 4f14 के इलेक्ट्रॉन आए, 14 प्रोटॉन बढ़ा, 14 प्रोटॉन का अट्रैक्शन एफ रोक नहीं पाया, तो यहाँ तक बाहर तक गया है अट्रैक्शन। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर p1 इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा हो जाएगी? अपने से एक ज्यादा हो जाएगी। थैलियम जो है वो इंडियम से ज्यादा हो रहा है। अच्छा यहाँ पर जो है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब एक ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कैसे ज्यादा हो रहा है? यहाँ पर देखो बोरॉन है, बोरॉन के डायरेक्ट बाद थैलियम आ गया,
फिर गैलियम आ गया, एल्युमिनियम, इंडियम। गैलियम में तो आपको समझ में आ रहा है, गैलियम और थैलियम में तो आपको समझ में आ रहा है 4f की ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा 3d की कंपेयर में। तो इसलिए थैलियम का ज्यादा होता है, किससे? गैलियम से। 4f की शील्डिंग इफेक्ट 3d से और ज्यादा पुअर होता है, तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी। अब एल्युमिनियम और इंडियम में क्या हुआ ऐसा? यहाँ पर ये एल्युमिनियम है और इंडियम, तो यहाँ पर आपको पता ही है एल्युमिनियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे भी इंडियम से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि पास है, साइज का फर्क आ गया। एल्युमिनियम जो है वो किसके पास है? यहाँ पर ये ऊपर है एल्युमिनियम, इंडियम से, तो एल्युमिनियम की ज्यादा आएगी इंडियम से। तो ये ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर ये 4f है, ये 3d है, और यहाँ पर ये साइज से आप समझ जाएंगे। इंडियम का साइज ज्यादा है, नीचे है, तो इंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज्यादा आएगी। तो इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है, रीजन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर साइज फैक्टर लगा देना एल्युमिनियम और इंडियम में, और यहाँ पर एफ सब शेल का फैक्टर लगना है। थैलियम में एफ सब शेल में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, किससे? डी से। क्लियर हो गया ये? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो किस तरह से निकालना है उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिख लिख कर देखना तो और ज्यादा रिवाइज होगा। तो यहाँ पर जो एक ज्यादा नहीं लग रहा, देखो यहाँ पर थैलियम जो है वो यहाँ पर आ गया है, ज्यादा ये इफेक्ट लग गया है, शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, साइज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, साइज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे थैलियम में, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। साइज का जो ऑर्डर लिखवाया वही है। क्या लिखवाया था मैंने आपको? साइज का ऑर्डर क्या बताया था एटॉमिक रेडियस में? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। मैंने आपको बताया था साइज ऐसे जाने पे बढ़ता है, बट हो क्या रहा था, गैलियम का साइज कम हो गया था एल्युमिनियम से, ये बताया था साइज का ऑर्डर। और थैलियम के बारे में मैंने आपको यही ऑर्डर बताया था, थैलियम का साइज सबसे ज्यादा होगा। अब आप ये सोचोगे कि मैम यहाँ पर एफ की पुअर शील्डिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पर तो लग रहा है एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। साइज में कोई चेंजेस नहीं आए, साइज का जो ऑर्डर जो लिखवाया है वही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे थैलियम में। अब देखिए यहाँ पर कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है, यहाँ पर कार्बन फैमिली है, उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर ये रब कर दूं, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। चलिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन फैमिली में देखिए क्या होगा, आपको बताया टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने पर। देखिए यहाँ पर कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है? टिन आ रहा है, बट लेड की एकदम इंक्रीज हो गई, लेड की एकदम इंक्रीज हो गई। अगर आप इसको लिखोगे तो सिर्फ एक एलिमेंट का इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेड टिन से ज्यादा हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर ही फर्क आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। ठीक है, इस तरह याद रखना है, एक ही फर्क आता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये उस पॉइंट पर ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है। साइज फैक्टर भी लग रहा है, और 4f की पुअर स्क्रीनिंग भी लग रही है, डी की भी पुअर स्क्रीनिंग लग रही है, तो वहां पर फैक्टर्स ज्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक का फर्क आएगा, पी भी 10 से ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, लास्ट वाला है पीबी, लास्ट वाला है 82। तो यहाँ पर क्या आ गया? 4f14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4f14 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकालोगे ये मैंने आपको बता ही दिया है, देखो यहाँ पर पीबी है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आराम से निकाल लोगे, अभी मैंने आपको बताया था वैसे ही निकालना है। 82 यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, निकालना इसको। अब देखिए यहाँ पर नोट क्या है, यहाँ पर ग्रुप 15, 16, 17 के एलिमेंट जो है, ग्रुप 14, 15 में तो मैंने आपको बता ही दिया, ये 14 है। देखिए यहाँ पर बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप है,
यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है, रीजन भी बताया। 14th ग्रुप है ये, यहाँ पर भी ये लेड में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बता दिया, इसका रीजन भी क्या है, 4f सबशेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। पीबी की आयोनाइजेशन एनर्जी 10 से ज्यादा है। अब यहाँ पर 15, 16, 17 का जनरल ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है या शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। सिंपल, कुछ नहीं करना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दिक्कत कहाँ है आयोनाइजेशन एनर्जी में, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ये रिपीट कराऊंगी दोबारा से, यही होगा, यही पढ़ना है आपको। अब बात कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, ग्रुप में बात चल रही है, स्कैंडियम है, ये सब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D 4D 5D, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ये। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, ये स्कैंडियम है, ये ट्रियम है, फिर यहाँ पर लैंथिनम, एक्टिनम, ये सब बताया था मैंने आपको। अब आप कैसे याद रखोगे वो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ये है, सबसे ज्यादा 5D का होता है, फिर 3D का, फिर 4D का। आपको पता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर 3D, 4D, 5D ये ऑर्डर होता है। 3D की सबसे ज्यादा, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर 3D की सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पर 4D और 5D में चक्कर पड़ रहा है, आपको पता है 5D में क्या होता है, 4f14 के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 5D में क्या होता है, 4f14 के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पर इधर से फिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर लगेगा क्या, 4f सबशेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी 4D से ज्यादा है। अब जो ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा 5D का होगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, सेम रीजन, 4f सबशेल, 4f सबशेल का ही रीजन है, 4f सबशेल की वजह है कि इसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, बहुत ज्यादा पुअर होता है। न्यूक्लियस के जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन होते हैं, 14 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा आए हैं, उसका अट्रैक्शन लगता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है 4D से। ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा 5D, फिर 3D, फिर 4D सबसे कम। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर ये है कॉपर, AgAu, तो यहाँ पर कॉइनेज मेटल है, इनके कॉइन्स बनते हैं, कॉपर के बनते थे, Ag के बनते थे पहले, Au के पहले गोल्ड के बनते थे। तो ये सब क्या कहलाती है, कॉइनेज मेटल कहलाती है, कॉइन बनते थे इनके। देखो गोल्ड के कॉइन बनते थे पहले, अब बन गए तो हो गया काम। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे सबसे ज्यादा किसकी होगी, 5D की, Au की, फिर उसके बाद किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर 3D की, कॉपर की, फिर Ag की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, 4D है, तो ये ऑर्डर होगा Au, Cu एंड Ag, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। ये ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, सबसे ज्यादा गोल्ड की, फिर कॉपर की, फिर सिल्वर की। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्वेश्चंस है, ये आपको बताने हैं। 7, ये नोट है, ये 8 क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इससे ही रिलेटेड है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब किसी भी एटम में से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालना। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na+ बन गया, Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ Na+2 बन गया। अब यहाँ पर ये IE1 है, ये IE2 है, तो यहाँ पर देखिए IE2 ऑलवेज ग्रेटर देन IE1, यही तो बताया मैंने आपको। ये सेम ऑर्डर होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर IE3 होता तो वो IE2 से भी ज्यादा होता। सेकंड देखिए सोडियम और मैग्नीशियम में, अब जब भी डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन से देखना पड़ेगा। यहाँ पर
कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलेगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलेगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखिए सोडियम में 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 11 होते हैं इसके पास 11। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखिए Na प्लस का 1s2 2s2 2p6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन की तरह है, मतलब नोबेल गैस की तरह है। तो नोबेल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग नोबेल गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आंसर ये आ रहा है IE2 ज्यादा होगा IE1 से। बट अगर आपको अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालना किसी भी एलिमेंट के एटम में से, एक एक करके, जैसे हम सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं IE1 IE2 IE3। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं देखना, सेम एटम के आयन से, सेम एटम है या उसी एटम के आयन है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए IE2 ज्यादा होगी IE1 से, IE3 और भी ज्यादा होगी, IE4 और भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो प्रोटॉन का नंबर सेम है, वो इलेक्ट्रॉन को टाइट करके पकड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कम होते चले जा रहे हैं और प्रोटॉन सेम है तो वो इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हर बार ज्यादा आती चली जाएगी। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में। अब यहाँ पर देखिए अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, यहाँ पर यूज करोगे डिफरेंट एलिमेंट में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1 11 है। एटॉमिक नंबर याद कर लेना, ये 12 में 12 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए यहाँ पर ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है एस का। यहाँ पर देखो 3s1 है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर दोनों ही एस में है तो पेनिट्रेशन इफेक्ट तो नहीं लगेगा, सॉरी पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर ये फुल फिल्ड है मैग्नीशियम, ये क्या है हाफ फिल्ड है। तो फुल फिल्ड वाला जैसे फुल फिल्ड वाला है वो ज्यादा क्या होगा, क्या होगा बताओ, ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा है, किससे, सोडियम से ज्यादा। फुलफिल्ड वाला स्टेबल ज्यादा होता है। ठीक है, पानी पी लेते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए फुलफिल्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का। थर्ड देखिए यहाँ पर Na प्लस है, यहाँ पर Mg प्लस। अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा वो देखिए, ऊपर वाला ही दिखा रही हूँ मैं आपको। अब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका है और ये इसका हो गया। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा हो गया, नियॉन जैसा हो गया, और ये वाला नॉर्मल है, नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन जैसा, नोबेल गैस जैसा, तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहेगा, निकलना नहीं चाहेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी। फोर्थ देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। मैग्नीशियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर ये मैग्नीशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्युमिनियम का 13 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1।
अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट आ गया मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ पर पी से निकालोगे, ठीक है। यहाँ पर एस से और यहाँ पर पी से। तो किससे निकालना मुश्किल होगा, एस से, क्योंकि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है। तो मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एल्युमिनियम से। ये फास्फोरस है एंड ये सल्फर है। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होता है ये, पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सल्फर में पी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। यहाँ पर ये 3p3 होता है, ये 3p4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर देखना। तो यहाँ पर ये हाफ फिल्ड होने की वजह से फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा फास्फोरस की सल्फर की कंपेयर में। 6 देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है और N प्लस है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू से। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p3। N प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है, 1s2 2s2 2p, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 2। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजन और N प्लस में। जब आप नाइट्रोजन देखोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन N प्लस में p2 है, ये p3 है, ये p2 है। तो आपको देखने में लग रहा है ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा स्टेबल है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ पर देखो 7 और यहाँ पर ये भी 7 है। तो आप जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो देखिए यहाँ पर, ये नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो यहाँ पर 7 और 7 है। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया N प्लस में से, तो प्रोटॉन तो सेम रहे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। अब ये 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के रखेंगे, मजबूती से पकड़ के रखेंगे, अट्रैक्शन ज्यादा देंगे, अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, तो उसको निकालना मुश्किल होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो N प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा N से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि 7 प्रोटॉन अब 7 प्रोटॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहे हैं, यहाँ पर 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 7 6 को पकड़ के रख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्शन बढ़ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गई। बट मैम यहाँ पर हाफ फील्ड था और यहाँ पर हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं देखना, हर बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। यही बात मैं आपको बता रही थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं देखना आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7th क्वेश्चन, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं 6 क्वेश्चन तक। 7th क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, आपको बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसकी वैल्यू दी है आपको। क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड द वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है। सेकंड फाइंड द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने हैं ये पूछा है। फाइंड द ग्रुप ऑफ ए एलिमेंट, जो ए एलिमेंट आपको दिया है उसका ग्रुप पूछा है आपसे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे। आयोनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पर, जब आपने ए एलिमेंट के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए प्लस मिला, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ए प्लस 2, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ए प्लस 3 आ गया, ए प्लस 3 में से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ए प्लस 4। हर बार आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको दी है, गिवन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 10 है, ये 13 है, ये 16 है आयोनाइजेशन एनर्जी, 1 2 3 4।
तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कम है 3 का। 13 और 16 में से भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। 16 और 160 यहाँ पर बहुत आगे डिफरेंस एकदम बढ़ गया, सडन बढ़ गया। तो आप क्या करोगे, कैसे इस क्वेश्चन को करोगे? देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से निकाल दिए, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो टोटल यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, A+3। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कितने निकल गए, यहाँ तक 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बट जब आपने चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ये निकल नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल से निकल पा रहा है, उसमें एनर्जी आपको ज्यादा देना पड़ेगी। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल में होंगे या वैलेंस शेल में होंगे, उन्हें ही आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो आराम से निकाल रहे हो। और जैसे ही आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी तो 160 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको क्या करना पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगी, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब शेल बदल गई, शेल जो है वो बदल गई। यहाँ पर सपोज ये थर्ड शेल के हैं तो ये वाला एकदम शेल हट गई, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पर ये सेकंड शेल का रह गया, सेकंड शेल में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगी। और आपको पता है अगर शेल पास होती है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगता है, उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर एकदम से एनर्जी बढ़ गई। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब देखिए यहाँ पर फाइंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, यहाँ पर एक ही देखिए यहाँ पर A+ है, A+ तक पहुंच पा रहा है, A+4 तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर देखिए A+3 से A+4 है। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे कॉन्सेप्ट यूज करोगे वो देखो यहाँ पर। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नोट क्या है यहाँ पर। फर्स्ट है इफ आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल देन या लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्टेबल होगी। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकंड देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू बराबर हो या इससे ज्यादा हो, किससे ज्यादा, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्टेबल होती है। थर्ड देखिए यहाँ पर अगर आपके इन दोनों के बीच में 11 से लेके 16 तक इन बिटवीन है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होता है, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेकंड वाला है फाइंड द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है 16 से 160 तक, तो ये जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है कितना निकल कर आ रहा है, 16 वोल्ट से तो ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। मतलब यहाँ पर ये A+3 से A+4 में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर 160 आयोनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है, ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है देखिए यहाँ पर ये लोअर है A+3 और यहाँ पर ये A+4 है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्टेबल होगी ये वाली। यहाँ पर 16 और 160 के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, निकालोगे लगभग कितना निकल के आएगा, ज्यादा निकल कर आ रहा है, 100 से भी ज्यादा हो गया। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रुप ऑफ ए एलिमेंट। एलिमेंट का आपको ग्रुप फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, बोरॉन फैमिली में। किस में होंगे, बोरॉन फैमिली के मेंबर्स में होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में निकल कर आते हैं, बोरॉन फैमिली के मेंबर्स में। अब यहाँ पर बोरॉन फैमिली का मेंबर का ग्रुप क्या होता है, 13। बोरॉन फैमिली के मेंबर्स मतलब उस फैमिली का ग्रुप ही क्या है, 13 ग्रुप, या फिर आप उसे क्या कहोगे, थर्ड ए, ये ग्रुप होता है। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए यहाँ पर स्टेबल है A+3, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी यहाँ पर,
ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तीनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे। पॉसिबिलिटी ये थी, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ट्रिक से मैंने आपको बताया था, वो ट्रिक जरूर देख लेना, समझ जाओगे। वैसे भी बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पर लिथियम है, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन, फिर उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, उसके बाद आता है आपका नियॉन। तो नियॉन की जगह हम क्या ले लेते हैं, नियॉन की जगह जीनॉन ले लेते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन फैमिली में 3 आ रहे हैं, तो ये 13 ग्रुप का मेंबर होता है। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल से। और या फिर इसके नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं हर एक ग्रुप के नीचे अपने अपने ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे, उनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम निकल के आते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अभी भी बता दी है, आप समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देना है। जैसे ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे आपने, वैसे ही आपको क्या करना है, लिथियम को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जीनॉन तक 8, इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे आप याद कर लेना, है ना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोरॉन फैमिली के मेंबर हुआ, तो 13 ग्रुप या थर्ड है। एट्थ देखिए, एट्थ क्वेश्चन है, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 2। यहाँ पर ये कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इनकी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, उससे ही तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 7, ऑक्सीजन का क्या है 8, फ्लोरीन का 9 है। वैसे भी आपको बताया ये पीरियड में, सेकेंड पीरियड में लगातार आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 अभी मैंने आपको ये निकलवाया ना, 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5। प्रॉब्लम कहाँ आई थी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आई थी, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ये हाफ फिल्ड होता है, कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन से आगे निकल जाता है। तो ये ऑर्डर गलत है। अब जो ऑर्डर आएगा वो सही होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ये ऑर्डर होगा किसका, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है ये। ठीक है, अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर इसमें लिख देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस करोगे, यहाँ पर एक निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ पर एक निकाल दिए, यहाँ पर भी निकला, और यहाँ पर क्या हो गया, 5 होता है तो 4 हो जाएगा। अब ये जो है, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब जो बचा वो क्या देगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं इसमें से, सी प्लस में से, एन प्लस में से, ओ प्लस में से, एफ प्लस में से। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ऑक्सीजन में आएगी और फ्लोरीन में आएगी प्रॉब्लम। एक एडजेसेंट हाफ फील्ड वाले में आगे निकल जाता है, अब ये इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन की जगह आएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा, क्योंकि ये अब हाफ फिल्ड हो गया ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। समझ गए, हाफ फिल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर पहले नाइट्रोजन, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली थी, तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड था,
अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली तो ऑक्सीजन क्या है, हाफ फिल्ड है, P3 है। इस तरह से ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। ऐसे आप कंपेयर करे हुए आयोनाइजेशन एनर्जी को। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, दो एलिमेंट आपको अलग दिए, कॉन्फ़िगरेशन से आप कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालोगे, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप कैसे निकालोगे। यहाँ पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने निकाले, कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट है या ग्रुप किसी भी एलिमेंट का, तो आप इस तरह से देखकर निकालोगे। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर, इस साल क्वेश्चन आ सकता है। जेई वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा क्या होता है, इसका ट्रेंड पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। अब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, सबसे पहले हम मेटेलिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से। कैसे, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आपको पता होना चाहिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देते हैं। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है मेटल, उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है। अब इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। पीरियड में देखिए, जब आप पीरियड में जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहेगा, मुश्किल होगा ना। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो अच्छा मेटल नहीं होगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स भी होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स ज्यादा होती हैं। और एस ब्लॉक में ज्यादातर सब मेटल्स होते हैं, अच्छी मेटल्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पर इन ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। मेटल वही अच्छी होती है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे दें, उनमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, हीलियम की। हीलियम की क्यों ज्यादा है, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो हीलियम मिल रहा है आपको नोबेल गैस के साथ, और आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। नीचे जाने पर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इधर जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है पीरियड में, ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, हीलियम की होती है, नोबेल गैस में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, साइज बढ़ रहा है ना नीचे सीजियम के पास। ऐसे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो हीलियम की ज्यादा निकल कर आ रही है। और टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, तो यहाँ पर सीजियम की सबसे कम होगी क्या, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सेकंड बात कर लेते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर को ये बताता है कौन, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह दूसरा कैरेक्टर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसको भी रिप्रेजेंट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोई मेटल का एटम है, ठीक है, उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैटायन बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतना इजीली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। पीरियड में क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कम होता चला जाता है। इन ग्रुप में देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो बढ़ेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इसी तरह सीजियम जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। कैसे, नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है,
कम हो रही है एल्कलाई मेटल में। ऐसे जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ऐसे जाओगे तो कम होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर सीजियम मिलेगा, सीजियम की कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। देखो सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। थर्ड है प्रॉपर्टी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अगर आप किसी मेटल की सरफेस पर फोटोन को गिराओगे, फोटोन को डालोगे या लाइट को डालोगे, लाइट में फोटोन प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मेटल की सरफेस पे से, उसे ही आप क्या कहते हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल आएंगे मेटल की सरफेस पे, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब उसका ज्यादा है, जितने इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ज्यादा है। अब एग्जांपल देखिए इसमें, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एल्कलाई मेटल्स है। एल्कलाई मेटल्स में क्या होता है? कम एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। मेटल है, अच्छी मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। कम एनर्जी दोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन ये निकाल देंगे अपनी सरफेस पे से, तो इसका यूज करते हो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। खास तौर से सीजियम का सबसे ज्यादा यूज होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका यूज होता है। फोर्थ देखिए, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? सेम बात, इलेक्ट्रॉन निकालना। मेटल क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, 0 से +1 हो रही है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब ये मेटल क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है ताकि दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस कर सके, तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो जिसका जब भी ऑक्सीडेशन होगा किसी भी एलिमेंट के एटम का या किसी भी एलिमेंट का, तो उसे आप क्या कहोगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट सेंस में बात करना है, मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करना है। ये मेटल है, ये दूसरे को ही तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाएगा, उसको रिड्यूस कर देगा, तो इसलिए इसे आप इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट कहोगे। ये नहीं है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नहीं, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाता है? ऑक्सीडेंट कहलाता है। समझ गए आप? रिडॉक्स रिएक्शन में अच्छे से समझेंगे और अच्छे से, ये मैंने आपको बता दिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अपोजिट सेंस में बात करनी है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एम। अब देखिए जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग पावर शो करता है। तो अभी तक मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई है, उसमें सब में क्या हो रहा था? आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही थी मेटेलिक कैरेक्टर पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा और भी फैक्टर है, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी, उस पर भी डिपेंड करता है। बट अगर जनरल आपसे कोई स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरे को जल्दी से रिड्यूस कर देगा, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। इस तरह से अगर ओवरऑल बात की जाए रिड्यूसिंग पावर की, तो हाइड्रेशन एनर्जी पर भी ये डिपेंड करता है बहुत, सब फैक्टर्स को लेकर ही बात करते हैं ज्यादातर, ऐसे अकेले फैक्टर्स के ऊपर बात नहीं करते हैं ना, अकेले फैक्टर पे बात नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो आप समझ गए ये, यहाँ पर मैंने आपको पूरी बात बता दी है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। अब मैं आपको नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बची, इनमें से आपको एक पढ़ा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लेक्चर आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हर टाइप का क्वेश्चन इसी एक लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करवा दिए हैं जो जो आयोनाइजेशन एनर्जी पर बनते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कोई भी अच्छी बुक के क्वेश्चन लगाओ तो आप इजीली लगा पाओगे, है ना, आराम से बन जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन नहीं है ना बन पा रहे तो आप इस लेक्चर को दोबारा फिर देखना, लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन मैंने ये सोचा कि एक ही लेक्चर में मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके आयोनाइजेशन एनर्जी के कंप्लीट करवा दूं ताकि आप भटको नहीं।
थोड़ा सा पढ़ा देंगे, फिर आप थोड़ा सा किसी और टीचर से पढ़ते हो, फिर थोड़ा और किसी और टीचर से। सारे टीचर्स अलग अलग अपने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देते हैं, ऐसा नहीं है, सब अपने अपने कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन फिर वो जो मिक्सड होते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। उसको आप, एक तो सिलेबस ही इतना है, एक टॉपिक को लेकर इतना ज़्यादा मैशअप हो जाता है कि दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप समझ गए, एक ही लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट बताया है, इसी एक लेक्चर में मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताऊंगी, और एक ही लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए रखूंगी। थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा जा रहा है, लेकिन आप मैनेज कर लेना, ठीक है। 2 दिन में देख लेना, काम हो जाएगा आपका, एक ही लेक्चर से भटकना नहीं पड़ेगा आपको यूट्यूब पर। तो ये कोहिनूर सीरीज है, ये आपके लिए ही सीरीज आई है, नीट और जेई वाले बच्चे, और साथ में जो 11th-12th बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। सारे केमिस्ट्री के लेक्चर फ्री हैं, आपको कुछ नहीं करना, आकर पढ़ना है। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत अच्छे से, आपको सिर्फ देखनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इतना तो काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना जरूरी है। डॉक्टर इरा फिरदौस ये मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो। ये टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को, ये QR कोड है, स्कैन कर कर भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।